नमस्कार, मैं हूं कैसा पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधा सवाल और हमारे खास मेहमान जुड़े हैं इस समय जावेद खान, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नमस्कार। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जावेद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है टीवी पर। नमस्कार सर। पैरासीटामोल सहित 53 दवाई जो है क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई और जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, ये बताया जा रहा है। शुगर के पेशेंट अगर हम देखें तो वो वैसे ही जान हथेली पर रख कर के चलते हैं। अगर उनको दवाई या खाने पीने में भी जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उनको लेने के देने पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि जो है हॉस्पिटलाइज्ड उनको होना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों के साथ में हमारे राष्ट्र की सेहत के साथ में स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत का जो नारा दिया जा रहा था, वो तो कहीं ना कहीं धीमा सा पड़ता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी नमस्कार केशव जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार एक तरह से पूरे देश को धर्म का की और राष्ट्र की घुट्टी फैलाने का कार्य कर रही है और दूसरी ओर से पिछले दरवाजे से देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का कार्य ये सरकार कर रही है। अगर आप देखेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं है तो वो इसी में है। जो ये दवाइयां हैं, जो जिसे देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 53 दवाइयों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से ये सारी की सारी दवाइयां मानक जो है उसमें पूरी तरह से फेल हुई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो ये सूची जारी की है उसमें 48 दवाइयों का नाम है, 5 दवाइयों का नाम नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है, वो 5 दवाई कंपनियों का कहना है कि ये तो हमारी दवाइयां ही नहीं है, ये तो हमारे नाम से डुप्लीकेट दवाइयां बाजार में बेची जा रही हैं। तो आज आप एक बात बताइए मुझे, भारत सरकार जो इतनी बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, आज पूरे दावे और वादों की तो पोल खुल गई है। लगातार ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और आज आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की मैंने बात कही थी आपसे शुरुआत में, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्हीं कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 762 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा स्कैम नहीं है? इन कंपनियों के द्वारा मोटी रकम चंदे के नाम पर इन्होंने वसूली की और इन कंपनियों ने एक वेस्टेज प्रोडक्ट जो आम जनता के सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं, उन्हें मृत्यु तक लेकर के जा सकता है, ऐसा प्रोडक्ट बाजार में उतार दिया। आज मैं इसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए भी कह रहा हूं केशव जी, आज अगर देश के स्वास्थ्य मंत्री कोई है तो जयप्रकाश नड्डा जी है। और जेपी नड्डा जी कौन है? जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्यों ना मैं कहूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। देश की जनता के, आम नागरिक के, एक गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहां पर हुआ है। और लगातार इस पे बात यह भी निकल करके आ रही है कि जो देश के फूड डिपार्टमेंट होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर ये सारी चीजों की चेकिंग करे, आज देश भर में वो फूड डिपार्टमेंट कहीं कोई चेकिंग करने नहीं जाता। तभी तो यह 5 ऐसी कंपनियों की दवाइयां हैं जो धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है, मेडिकल स्टोर में बिक रही है, लेकिन उसकी जांच तक नहीं हो पाई। वो तो भला हो CDSCO का कि समय रहते आज वो इसकी जांच कर ली और उससे यह चीज निकल के आया। आज अगर आप देखेंगे, जब से कोविड काल गुजरा है और कोविड के दौरान में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई गोली का सेवन किया गया तो पैरासीटामोल का किया गया। अब ये नकली पैरासीटामोल को खा करके आम जनता को सेहत में सुधार हुआ कि उसकी सेहत और गिराने का कार्य ये सरकार ने किया, आप खुद सोचिए। लेकिन जिस तरह से ये 48 दवाइयों का टेस्ट जो है हुआ, उसमें भी 5 जो है नकली पाई गई। नकली दवाइयों को लेकर के तो हम ये देख ही रहे हैं कि नकली दवाई लगातार पकड़ी गई है, 10 सालों में लगातार पकड़ी जो है जा रही है, क्योंकि जो माफिया हैं वो तो लगातार दवाइयों का जो है गलत दवाइयां बना ही रहे हैं। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाई खाइए, ब्रांडेड कंपनियों की दवाई खा करके अपना जीवन बचाइए, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, अब इनके ऊपर जो है क्या आएगा ये तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट बताएगा।
लेकिन क्या साथ के साथ ये जो बैन कर दी गई हैं, ये क्या पूरी तरह बैन है? अगर बैन दवाइयाँ हैं, आप आज चले जाइए, मैं ये दावे से कहता हूँ कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर माँगिए, तो पैरासिटामोल से लेकर के 53 की 53 दवाइयाँ मिल जाएँगी आपको। तो क्या उनके लिए क्या कानून कड़ा नहीं कल से कर देना चाहिए था कि अगर किसी भी दुकान पर, लैब में या कहीं भी अगर ये दवाइयाँ पाई जाती हैं, तो सीधा आजीवन या फिर 10 साल की जेल होगी। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो बना के ऐसा डालता है या कोई भी चीज़ ऐसी देता है, सरकार को ये बताता है कि ये दवाइयाँ इस मेडिकल पर बिक रही हैं या ये दवाइयाँ ये डॉक्टर दे रहा है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इस तरह का भी कोई बयान आना चाहिए था? बयान नहीं, इस पर तो कानून बना देना चाहिए रातों रात, और इसके पक्ष में तो सारी पार्टियां हो जाती, कानून बनाने में दिक्कत भी नहीं रहती। जी नहीं, देखिए केशव जी, ये कैसे कानून बनाएंगे? और कानून कौन बनाएगा? कानून तो सरकार बनाएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से 762 करोड़ रुपया जो खाए हैं, गले तक इनके पहुंच गया है, वो कैसे इन कंपनियों के खिलाफ कानून बनाएगी? आज बाजार में जो दवाइयां हैं, अगर उस पर बैन लगा है और वो बैन कठोर रूप से लग जाए और उस दवाइयों को जो मेडिकल संचालक है उन्हें कूड़े में फेंकना पड़े या कंपनियों को वापस भेजना पड़े, ऐसा कोई आदेश आ जाए, तो इससे क्या होगा कि उन कंपनियों को नुकसान पहुंचेगा। तो वो कंपनी जो चंदा देकर के बैठी है, उनका नुकसान मोदी सरकार कैसे करेगी? मोदी सरकार तो भाई आज की डेट में एक तरह से, हम क्यों कहते हैं अडानी अंबानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, इसीलिए तो कहते हैं कि देश की जनता गर्त में चले जाए, देश की जनता मरती है तो मरे, लेकिन मोदी सरकार के लिए अगर कोई है, कोई अगर किसके लिए अगर मोदी सरकार कार्य कर रहा है, तो इसी तरह के उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहा है। इन दवाई कंपनियों में बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, उनका नुकसान मोदी सरकार कैसे होने देगी? भले आपका और मेरा ये दवाइयां खा करके हमारा स्वास्थ्य का नुकसान हो जाए, वो मोदी सरकार को चल जाएगा। आज मैंने पहले भी कहा आपसे शुरुआत में कि यह सरकार धर्म की और राष्ट्र के नाम के घुट्टी पिला करके देश की जनता का ध्यान दूसरी ओर भटका करके अपने हर अनैतिक कार्य कर रही है। आज लेकिन देश की जनता को अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना चाहिए, सचेत होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से तो मैं अपील भी करता हूं देश की जनता से कि इन 48 जो दवाइयों को बैन किया गया है, इसकी सूची YouTube से लेकर के आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, आप उसे निकालिए, देखिए, और हो सके तो ऐसी दवाइयों का पूर्णतः बहिष्कार करिए। बिल्कुल भी इस दवाइयों की सेवन मत करिए। देखिए, यह कार्य सरकार का है, इसे सरकार करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है सरकार ऐसा ना तो कोई अपील करने वाली है, ना मेडिकल दुकानों से ये दवाइयों को हटाने वाली है। यह अपील आप और मेरे जैसे ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और सच्चा राष्ट्रवाद हमारे अंदर है। आपको लगता है कि ये जो दवाइयां हैं बैन होने के बावजूद, जो 53 दवाइयां हैं, मैं तो 53 ही कहूंगा, क्योंकि 5 दवाइयां भले ही नकली हो, लेकिन वो भंडारण तो है उनका, लोगों ने जो है गोदाम में तो रख रखी हैं। क्या ये दवाइयां फेंकी जाएंगी या फिर जनता को खिलाई ही जाएंगी? मतलब एक तरफ जांच में भी साफ हो गया कि नहीं जी, ये तो गवर्नमेंट हमारी है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है। भाजपा ये भी तो कहेगी कि हमारी गवर्नमेंट ने ही तो बताया 53 दवाइयां नकली हैं। ये क्या, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको आप ना तो नहीं कर सकते। या फिर दूसरा इसका क्या पहलू हो सकता है कि यह भी पहलू हो सकता है कि हमारी सरकार ने मना तो कर दिया है कि ये दवाइयां जो है नकली हैं और हमारी सरकार ने पता लगाया इसका, लेकिन साथ ही इन दवाइयों को हटाने के लिए भी कोई कानून न बनाना, क्या ये नहीं दर्शाता है कि नहीं सरकार साहब के साथ और जो है वो तो होगा ही, क्योंकि जनता को कौन सा पता है कौन सी दवाई डॉक्टर साहब दे रहे हैं, नीली वाली, पीली वाली, हरी वाली, लाल वाली, कौन सी बैन है कौन सी नहीं है, उनको क्या पता जी। नहीं, देखिए केशव जी, सरकार की जवाबदेही खाली इन नकली दवाइयों का परीक्षण करके उसकी सूची जारी कर देने से समाप्त नहीं हो जाता है। सरकार की जिम्मेदारी अभी तब तक है जब तक ये दवाई एक दुकान में भी मार्केट में बिक रही है। सरकार को तो तत्काल इस पे आदेश जारी करना चाहिए, फूड विभाग को, के छापेमारी कार्रवाई करके जांच करके इन सारी दवाइयों को इन दुकानों से अपने अंडर लेना चाहिए, जब्ती बनानी चाहिए, और जब्ती बना करके इसका किस तरह से निष्पादन किया जाए उसका निष्पादन करना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने तो जांच किया। अरे भैया, आज आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि ये नकली दवाइयां कितने वर्षों से मार्केट में है, कितने समय से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं
पारिवारिक हमारे जो रेगुलर पैरासीटामोल को खाते हैं, रेगुलर एक आदत सी बन गई है उनकी। कई बार तो हम भी टोक देते हैं कि ये क्या आदत बना दी हो। तो जो मेरे परिवार में अगर एक आध दो ऐसे हैं, तो आपके हमारे देश के कितने परिवारों में ऐसे लोग होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको दवाइयों को बैन करने से काम नहीं चलेगा, इन कंपनियों पर भी आपको जुर्माना और इन्हें बैन करना पड़ेगा, जो देश की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या इन कंपनियों के ऊपर भारत सरकार अब तक किसी तरह का एक्शन ली है? क्या इनके ऊपर किसी तरह का जुर्माना ठोकी है? क्या इन कंपनियों को बैन की है? क्या आप या मेरे जैसा व्यक्ति कोर्ट जाकर के इन कंपनियों के खिलाफ जब कोर्ट से निर्णय लेकर के आएगा इनके ऊपर कार्रवाई करो, तब भारत सरकार इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करेगी क्या? अच्छा, भूटान के अंदर जो है जो दवाइयां हैं, ये अंग्रेजी दवाइयां वहां पूर्णतः बैन है थोड़ा बहुत, जैसे सर्जरी है या फिर तमाम जो जांच है वो होती हैं, और दवाइयां भी हैं, पेन किलर है जैसे, या और भी दवाइयां हैं। लेकिन वहाँ पूरी तरह से जो इलाज है वो आयुर्वेदिक तरीके से वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या भारत के अंदर तो जगह जगह हमारे जो वैद्य अगर हम देखें, इनको बढ़ावा अगर सरकार दे सकती तो क्यों नहीं देना चाहती? क्या जो है इन जो 762 करोड़ गया है, क्या इसी दबाव के कारण आज तक वैद्यों को जो है गांव-गांव पंजीकरण नहीं किया गया? जबकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, अगर वैद्यों को बढ़ावा मिले तो वो मुझे लगता है कि वो और खुलकर के सामने आएंगे और बहुत बेहतर तरीके से इलाज भी कर सकेंगे, क्योंकि इलाज तो प्रॉपर अंग्रेजी मेडिसिन में भी नहीं है। अगर हम देखें, अगर आयुर्वेद को बढ़ावा मिले तो कहीं ना कहीं एक तो नुकसान नहीं करती है, कल को किसी भी टेस्ट में जो है फेल और ना फेल होने की बात नहीं। ये एक दवाई अगर आयुर्वेद की अगर हम लेते हैं कोई भी, तो उससे कई बीमारियों का एक साथ इलाज हो जाता है। जैसे हमने तो केवल शरीर में हमारे पेट संबंधी कोई गड़बड़ी है, उसके लिए हमने कोई दवाई ली और माना कि ये दवाई तो 2 दिन में ठीक कर देती, वो 4 दिन में ठीक करती है। और या बहुत दवाइयां ऐसी भी हैं कि जो शायद 2 दिन की बजाय 1 दिन में भी ठीक कर देती हैं। एक तो आयुर्वेद का इलाज, दूसरा उसमें साथ के साथ कई बीमारियां एक साथ ठीक करती है। शरीर में अगर कोई ऐसी भी गड़बड़ी है, कोई ऐसी बीमारी है, तो वो एक तरह से आयुर्वेद जो है वो हमारे शरीर को और स्वस्थ रखता है। तो हमारे देश में योगा की बात की जाती है, हर चीज की बात की जाती है, लेकिन जिस तरह जितनी बात योगा की जाती है, योग की जाती है, उतनी ही आयुर्वेद की बात क्यों नहीं की जाती कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे सकते हैं? अंग्रेजी को बिना बैन किए हुए मेडिसिन चलने दो, लेकिन साथ ही अगर हम गांव नगर के वैद्यों को अगर बढ़ावा दें, जो खानदानी हैं उनके पास भी लोग सीखने जाएं और भी सीखें, जगह जगह अगर ऐसी चीजें हो जाएं, तो क्या लगता है कि आपको क्या भारत को प्राचीन भारत की तरफ या आयुर्वेद की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं? कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए केशव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात तो कही। भूटान में आज इस तरह की सारी दवाइयां बैन है और आयुर्वेद को ही उन्होंने अपना उपचार माना है। भारत में भी जिस तरह से मोदी सरकार ने योगा को बढ़ावा दिया था और कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जी को योगा के लिए और आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए जिस तरह से बढ़ावा दिया था, तो एक उम्मीद देश बाबा रामदेव वाला जो आयुर्वेद है, योगा तो ठीक है, लेकिन जो उनकी जो बनाई हुई, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो एक देश की जनता को एक उम्मीद जगी थी कि चलो हम ये केमिकल युक्त दवाइयों से अब हम फिर से हमारे प्राचीन भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हमें एक अच्छा जड़ी बूटी वाली दवाइयां मिलेगी। लेकिन बाबा रामदेव जी भी तो लाला रामदेव निकले। कोर्ट ने उनके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि वो किस तरह से भ्रामक जानकारियों के साथ में मिलावटी चीजों को वो बेचते हैं, अपनी दवाइयों में पूरी तरह से वो मिलावट करते हैं। तो ये उम्मीद भी तोड़ने का कार्य मोदी सरकार और उनके साथी जो कहते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो काला धन आ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो 25 रुपए में पेट्रोल मिलना लगेगा, तो उनके साथ भी इन लोगों ने पूरी की पूरी देश की उम्मीद को तोड़ दी है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आज देश में जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जो उपचार होते थे, आज भी मैं बताऊं आपको, मैं बस्तर में रहता हूं और अधिकतर यहाँ का क्षेत्र ग्रामीण है। अगर किसी के पैर की हड्डी टूट जाती है तो आज वो व्यक्ति अस्पताल जाने की बजाय वो आयुर्वेदिक वाले देसी इलाज के पास जाता है, जो वो जड़ी बूटी उसके पैर में उसका लेप लगा करके वो कपड़े से बांध देता है और 15 दिन के बाद में वो खुलने के बाद वो व्यक्ति बराबर ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा भी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसके लिए जड़ी बूटियों का बराबर इलाज होता है। लेकिन ये सरकार इसलिए इन्हें बढ़ावा नहीं देती क्योंकि इन उद्योगपतियों की ये सरकार है, यह उद्योगपति सरकार के ऊपर हावी है। अगर हमारे आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी
के इलाज को बढ़ावा मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं सीधा नुकसान इनको होगा, इनकी दवाइयां बिकनी बंद हो जाएगी। तो मोदी सरकार अपने मित्रों को खुश करने के लिए देश की जनता को अस्वस्थ रहने देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बात फिर वही हो गई कि नकली दवाई और ब्रांडेड दवाई में क्या अंतर है, आज क्या अंतर रह गया, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। क्योंकि नकली दवाई भी तो टेस्ट में फेल होती है, इसीलिए तो नकली है। अगर वो ओरिजिनल दवाई की तरह अगर टेस्ट में बढ़िया निकल आए तो फिर वो नकली नहीं रह जाएगी। अगर वो वहाँ अपने मानकों पर खरी उतरती है तो वहाँ जो है दवाई नकली नहीं कही जाएगी। भले ये कहेंगे कि अनब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है, लेकिन वो दवाई सही है ये कहा जाएगा। लेकिन जब असली दवाई भी जो है, आज ब्रांडेड दवाई भी फेल है और नकली दवाई भी जो है टेस्ट में फेल हो जाती है, तो इन दोनों दवाइयों में अंतर क्या रहेगा? जैसे वो कहते हैं ये यहाँ पे 5 कंपनियों का पता नहीं है, भले ही पता ना हो, लेकिन नकली दवाई ही तो 48 की 48 जो दवाइयां हैं वो भी तो उन 5 दवाइयों के समान ही है। नकली दवाई और ब्रांडेड दवाई को कैसे देखते हैं, क्या अंतर आप इनमें पाते हैं, अंतर क्या है जी? देखिए 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो नकली दवाइयां और ब्रांडेड दवाइयों में जमीन आसमान का फर्क होता था। ब्रांडेड दवाइयां इसलिए कही जाती थी क्योंकि उनके ऊपर विश्वास होता था, लगातार उनकी जांच होती थी, पैरा लेबोरेटरी में जांच होती थी और कई चरणों की जांच के बाद उन्हें उसका जारी करने का सर्टिफिकेट मिलता था। तो इस वजह से ब्रांडेड दवाइयां होती थी जो आम जनता को उस पर भरोसा होता था। लेकिन आज एक बात आप बताइए, मैं फिर से वहीं आता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपया का चंदा लेकर के अगर कोई सरकार कार्य कर रही है तो वो कंपनियां को भी इतनी छूट दे सकती है कि वो फिर अपने मानक में भी गिरावट ले आए और वो एजेंसियों को भी के ऊपर दबाव बनाती है कि इनकी उस तरह से उच्च स्तरीय जांच ना हो जैसे पहले होती थी। कई चीजों में अगर कमी भी पाई जा रही है, खामी भी पाई जा रही है, तो उसे पास कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। एक तरह से पूरा गोरख धंधा जो है, पूरा सिस्टम चल रहा है और ये ऊपर से लेकर के नीचे तक चल रहा है और आज देश इसी से त्रस्त है। लेकिन देश की जनता को अब समझना पड़ेगा। लगातार देखिए हर दिन कुछ ना कुछ खुल रहा है इस सरकार का, लगातार यह चीजें सामने आ रही है कि इस सरकार ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। आज आप एक बात बताइए, ये कहते हैं स्वयं को कि हम देश में सनातन के, हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक है, सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। आप बताइए ये जो दवाइयां हैं ये क्या कोई मुसलमान ही खाता है? दूसरे धर्म के लोग नहीं खाते हैं, इसको तो पूरा भारत खाता है ना। तो आज जिसको हम सोचते हैं कि ये एक धर्म विशेष के रक्षक हैं, तो ये तो उस धर्म विशेष के भी भक्षक बनते चले जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो देश की जनता को अब समझना पड़ेगा कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है उनके लिए। और इस पे तो मैं सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उन सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उन सारी कंपनियों के मालिकों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो, उन सारी कंपनियों के मालिकों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। परसों की ही घटना है, मैंने एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा जिसमें एक छात्र पुलिस भर्ती के लिए जो रनिंग की प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस करते करते उसे साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। और देश में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि 35-35, 40-40 साल, 45 साल के, 40 साल के युवाओं को अचानक से अटैक आ रहा है और वो खत्म हो जा रहे हैं। तो ये आजकल हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इन दवाइयों की वजह से खिलवाड़ हो रहा है, उसी की तो देन है। देखिए जो कोरोना के समय में वैक्सीन, जिस वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी, उस वैक्सीन के मालिक ने भारत सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया। ये बात आप जानते हैं, ये बात साफ हुई। बाद में जब कोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि ये जो वैक्सीन है पूरी तरह से परीक्षण किए बिना ही भारत सरकार को दे दिए गए और ये आम जनता को लगा दिया गया। जब कोर्ट में यह चीज साबित हुआ, उससे पहले तक उस वैक्सीन में मोदी जी की फोटो हुआ करती थी। जैसे ही उस पर आरोप लगा, मोदी जी की फोटो हट गई, उसके वेबसाइट से फोटो हट गई। तो क्या मोदी जी के फोटो हट जाने से भारत सरकार पाक और साफ हो जाती है क्या? भारत सरकार अपने आप को बचा सकती है क्या? मोदी सरकार अपने आप को बचा सकती है क्या? अरे आपने करोड़ों जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ कर दिया। राहुल गांधी जी ने जब ये नमस्ते ट्रंप खेल रहे थे, उसी समय चेताया था
कि देश में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, देश में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है और हर देश उसकी तैयारी कर रहा है कोरोना को लेकर के। भारत सरकार को नमस्ते ट्रंप खेलने की बजाय देश के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाए थे। इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी देश की जनता को डराते हैं। अगर समय रहते देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, सिलेंडर से लेकर के और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने पर ये काम किए होते तो मुझे नहीं लगता कि गंगा के किनारे जो तैरती हुई लाशें दिख रही थी उतनी लाशें दिखती। राम नामी चुनरी से ढकी हुई लाशें आज भी गंगा के किनारे जाने वाले के नजरों में आ जाती है, उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। जी, तो हमारे साथ में जावेद खान जी थे, जो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो भाजपा की सरकार है 2014 के बाद से बहुत सारे टेस्ट अभी ऐसे होने बाकी हैं और कुछ न कुछ रोज खुल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है और इसी तरह से लगातार ऐसा ही रहा तो देश में जो है बहुत बड़े बड़े स्कैम भी आने वाले समय में खुलेंगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज़ चैनल। लेकिन जाने से पहले बस यही कहेंगे कि आप दवाई खाएं लेकिन जान करके उनकी पड़ताल करें, आसपास भी लोगों को दिखाएं। कहीं वो 53 दवाइयों में से कोई दवाई आपके घर में तो जो है नहीं है या कोई सामने वाला तो नहीं दे रहा है, अगर दे रहा है तो इसकी शिकायत भी आप जो है करवाएं, दर्ज करवाएं, क्योंकि यह जहर है सीधा सीधा। ब्रांडेड दवाई अब कुछ नहीं रह गई हैं, क्योंकि 50 की 50, 1-2 दवाई नहीं है, 50 दवाइयाँ अगर आ रही हैं मतलब सीधा है कि मौत का सामान बिक रहा है। मेडिकल और जो है अस्पतालों में 10 दवाइयाँ, राजस्थान में भी जो अभी एक नई स्कीम आई थी कि निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाएंगी, उन 10 दवाइयों में जो है 8 दवाइयाँ, 10 दवाइयाँ सॉरी उन जो है दवाइयों में 10 दवाइयाँ जो 8 कंपनियों की थी और वो भी जो है टेस्ट में, इसी टेस्ट में फेल होती है। राजस्थान के लिए भी ये बुरी खबर है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।